गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है डिफरेंट ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआरस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डीवी/डीटी रेटिंग और डीवी/डीटी प्रोटेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर को हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे थायरिस्टर अपने एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांसफ़र करता है, या तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में स्विच करता है, या तो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से वापस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच करता है। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में स्विच करता है तो उसे हम टर्न ऑन प्रोसेस या ट्रिगरिंग कहते हैं। और टर्न ऑन प्रोसेस या ट्रिगरिंग कहते हैं। और जब हमारा एससीआर या थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम टर्न ऑफ प्रोसेस कहते हैं। अब हम टर्न ऑन टाइम से स्टार्ट करते हैं। किसी भी एससीआर के टर्न ऑन होने का जो प्रोसेस है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट के जाने का जो प्रोसेस है, उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम टर्न ऑन टाइम कहते हैं। टर्न ऑन टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड ऑन द टाइम ड्यूरेशन विच इट चेंज फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फाइनल ऑन स्टेट। टर्न ऑन टाइम मेनली 3 इंटरवल्स में डिवाइड होते हैं। क्या क्या? डिले टाइम TD, राइज टाइम TR, स्प्रेड टाइम TP। ठीक है। अब डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, स्प्रेड टाइम क्या होता है, और टर्न ऑफ टाइम जो होता है, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से वापस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आने को जो टाइम इंटरवल लगता है, वो जो टाइम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, पूरा का पूरा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये हमारा है वोल्टेज VG यानी गेट वोल्टेज। ये है हमारा एनोड वोल्टेज VA एंड गेट करंट IG। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे एनोड करंट IA का, और ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पावर लॉस का, कि ड्यूरिंग ऑन स्टेट हमारा कितना पावर लॉस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एट t=0 हमने गेट पल्स यानी गेट वोल्टेज VG को अप्लाई किया। जब हम गेट वोल्टेज VG को अप्लाई करेंगे तो हमारा गेट करंट इनिशियली जो 0 था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करके अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। जब गेट करंट अपने 90% को अचीव करेगा, जब गेट करंट हम अपने 90% को अचीव करेगा, यानी अपने मैक्सिमम वैल्यू के 0.9 के मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच जाएगा, वहां से हमारा एससीआर टर्न ऑन होना शुरू होता है। याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे हमारा गेट करंट IG अपने 90% पर पहुंच जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा एससीआर टर्न ऑन होना शुरू होता है। लेकिन जैसा कि हमें दिख रहा है कि जब गेट करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू के 90% तक पहुंच गया, एनोड वोल्टेज तुरंत के तुरंत 0 नहीं हुआ। एनोड वोल्टेज 0 होना शुरू हुआ कब? गेट करंट के अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के कुछ देर बाद। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे गेट करंट हमारा अपने 90% पे पहुँचा, वहाँ से लेके अपने 100% तक पहुँचने तक, या यूँ कह लो एनोड वोल्टेज के अपने मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ होके अपने मैक्सिमम वैल्यू के 90% आने तक, यानी VA उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये OA जो लेंथ है ये उसका इनिशियल एनोड वोल्टेज या मैक्सिमम एनोड वोल्टेज हो गया जब ऑफ स्टेट में था, तो जो उसके अक्रॉस वोल्टेज था। इस मैक्सिमम वैल्यू से अपने मैक्सिमम वैल्यू के 90% तक आने तक जो टाइम ड्यूरेशन लगा, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? डिले टाइम TD। ठीक है, फिर से सुन लीजिए।
जितने टाइम में गेट करंट हमारा 90% से अपने मैक्सिमम वैल्यू के 90% से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, या यूं कह लो एनोड वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू से अपने 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक गिरा, उतने देर के टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? डिले टाइम। ठीक है। इस डिले टाइम में एनोड करंट जो कि पहले लीकेज वैल्यू, जिसमें कि पहले लीकेज वैल्यू ही फ्लो कर रही थी जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू थी, इस डिले टाइम के ड्यूरेशन में वो अपने लीकेज वैल्यू से बढ़ के कहाँ तक पहुँचता है? अपने मैक्सिमम वैल्यू के 10% तक, यानी 0.1 IA तक। तो डिले टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कि गेट करंट अपने 90% से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, या यूं कह लो वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे एनोड वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू से 90% तक डिक्रीज़ हो रहा है, या यूं कह लो वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे एनोड करंट अपने लीकेज वैल्यू से अपने मैक्सिमम वैल्यू के 10% तक पहुंच रहा है। दिस इज़ द TD। नेक्स्ट है TR। इसको हम राइज टाइम भी कहते हैं। राइज टाइम क्या है? वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे हमारा एनोड वोल्टेज अपने 90% से डिक्रीज़ होके कहाँ तक पहुँच गया? अपने 10% तक, मैक्सिमम वैल्यू के 10% तक। 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ होके कहाँ तक पहुँच गया? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक। या यूँ कह लो वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे हमारा एनोड करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू के 10% से इंक्रीज़ करके 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। इस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं राइज टाइम। और जहां पे जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारा एनोड वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू के 10% से डिक्रीज़ कर कर अपने ऑन स्टेट वोल्टेज तक, जो कि प्रैक्टिकली 1 या 2 वोल्ट होता है, वहाँ तक आ जाता है। डिक्रीज मतलब फर्दर 10% ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू से फर्दर डिक्रीज करके कहाँ आ जाता है? अपने ऑन स्टेट वैल्यू तक। उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं स्प्रेड टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TP से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TP से। इस पर्टिकुलर स्प्रेड टाइम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे हमारा एनोड करंट अपने 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज करके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है। क्लियर? तो जो डिले टाइम है प्लस राइज टाइम है प्लस स्प्रेड टाइम है, ये टोटल क्या कहलाता है? ऑन टाइम। ठीक। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अपने SCR, एक बार हमारा SCR कम्प्लीटली टर्न ऑन हो गया, एक बार वो उसके एनोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट को पार कर गई तो हमारा SCR कम्प्लीटली टर्न ऑन हो गया। अब अगर जब तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं, जब हमें उसे टर्न ऑफ करना है तो अब हमें अलग से एक मेथड, एक प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार SCR कम्प्लीटली टर्न ऑन हो गया तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि गेट टर्मिनल को यूज़ करके उसे ऑफ़ कर ले। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एनोड करंट को डिक्रीज़ करके वापस लैचिंग करंट के नीचे ला दें तो वो ऑफ़ हो जाए। ऐसे किसी भी तरीके से वो ऑफ़ नहीं हो सकता। उसके ऑफ़ होने का एक अलग प्रोसीजर होता है। पहले हमें SCR को कम्प्लीटली टर्न ऑफ करने के लिए 2 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात, हमें एनोड करंट की वोल्टेज को एनोड करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करके होल्डिंग करंट तक लाना पड़ेगा, यानी लैचिंग करंट से भी नीचे लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ देर के लिए SCR को हमें रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। उतना करने के बाद ही हमारा SCR कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो सकता है। कंप्लीट टर्न ऑफ SCR मतलब वापस फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आना, यानी वापस अपने ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रिगेन करना, यानी वापस J2 के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन जो है क्रिएट होना। क्योंकि जब तक J2 के अक्रॉस दोबारा डिप्लीशन रीजन क्रिएट नहीं होगा, जब तक SCR
हम SCR जो है अपने ब्लॉकिंग स्टेट को दोबारा रिगेन नहीं करेगा, तब तक जो है हमारा SCR कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं कहलाएगा। कम्प्लीटली टर्न ऑफ कहलाने का मतलब क्या है कि सपोज़ कीजिए हमने SCR को यूज़ करने के बाद जब हमें उसे टर्न ऑफ करना था, हम उसके एनोड करंट को हमने ज़ीरो कर दिया। अगर हमने एनोड करंट को सिर्फ ज़ीरो कर दिया और उसके बाद फर्दर किसी प्रोसेस को हमने फॉलो नहीं किया, तो जैसे ही हम दोबारा वोल्टेज अप्लाई करेंगे SCR के अक्रॉस, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, SCR हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक अ डायोड। यानी वो अपने कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी को, जो हम उसे कंट्रोल कर सकते थे, उस कैपेबिलिटी को वो क्या करेगा, खो देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि वो उस कैपेबिलिटी को खो देगा, ठीक है। और अगर हमारा कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी ही SCR का ख़त्म हो गया, हम उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो SCR और डायोड में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। फिर तो SCR हमारे लिए उस जिस पर्पस के लिए हमने उसे बनाया था, वो पर्पस ही हमारा फुलफिल नहीं हुआ, बेकार हो गया हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टाइम पे जब भी हम SCR को टर्न ऑफ करेंगे, हमें इस बात को एश्योर करना पड़ेगा कि SCR के जो है वो अपने ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को दोबारा से रिगेन कर रहा है। जब तक वो अपने ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को दोबारा से रिगेन नहीं करेगा, हम SCR को कंप्लीट टर्न ऑफ नहीं मान सकते। मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, आप लोग को याद होगा, कि अगर SCR के करंट को हम एनोड करंट को ज़ीरो कर दे और वापस उसके अक्रॉस जो है फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दे, तो क्या होगा। तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एनोड करंट की वैल्यू को ज़ीरो किया है, कंप्लीट टर्न ऑफ प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, और उसके बाद जीरो करने के बाद कुछ देर बाद वापस हम फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्योंकि हमने कंप्लीट टर्न ऑफ प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था, इसका मतलब हमारा SCR कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं हुआ था। और अब हम दोबारा से जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो विदाउट एनी गेट पल्स, विदाउट इंक्लूडिंग ऑफ गेट टर्मिनल, वो दोबारा से कंडक्ट करने लगेगा, जस्ट लाइक ए डायोड। क्लियर। तो ये चीज़ हमें एश्योर करना पड़ेगा कि हम SCR के कंप्लीट टर्न ऑफ पे ध्यान दें। और कंप्लीट टर्न ऑफ कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमें एनोड करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करके कहाँ तक लाना पड़ेगा, होल्डिंग करंट तक लाना पड़ेगा, और फिर SCR को कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए रिवर्स बायस में करना पड़ेगा। अमूमन ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली जो होल्डिंग करंट की वैल्यू होती है किसी भी SCR की, वो ज़ीरो ही होती है। दैट मीन्स अगर हम एनोड करंट की वैल्यू को अपने मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ करके होल्डिंग करंट तक ला रहे हैं, इसका मतलब हम उसको ज़ीरो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम उसको ज़ीरो कर रहे हैं। तो करंट को तो हम ज़ीरो करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब हमने टर्न ऑफ प्रोसेस को शुरू किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एनोड करंट जो कि पहले मैक्सिमम वैल्यू पे था, उसको डिक्रीज़ करके हम कहाँ तक लेके आए, ज़ीरो तक लेके आए। एट t इज इक्वल टू T1 पे हमने एनोड करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया। एनोड करंट की वैल्यू को ज़ीरो करते ही उसका टर्न ऑफ प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन अब हम सिर्फ एनोड करंट को ज़ीरो नहीं करेंगे, हम जो है SCR को रिवर्स बायस में भी ले जाएंगे, यानी एनोड करंट को कुछ देर तक, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करवाएंगे। तो t इज़िकल टू T1 पे हमने एनोड करंट को ज़ीरो किया और फिर उसे किधर ले गए, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में उसे फ्लो करवाया। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करवाना शुरू करते हैं एनोड करंट को, तो होता क्या है कि SCR के अक्रॉस, जैसा कि हम जानते हैं SCR के सारे लेयर्स की डोपिंग लेवल बहुत हाई होती है, तो ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड बहुत ह्यूज अमाउंट में चार्ज कैरियर एक लेयर से दूसरे लेयर में पहुंचे रहते हैं, और उन्हीं जो चार्ज कैरियर्स हैं, जिन्हें कि हम एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स कहते हैं, उन्हीं एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स की वजह से ही मेनली हमारा SCR अपने ब्लॉकिंग स्टेट को रिगेन नहीं कर पाता। तो होता वही है कि जब हम एनोड करंट को ज़ीरो कर देते हैं, तो चार्ज कैरियर एक लेयर से दूसरे लेयर जाना बंद तो कर देता है, वो जहाँ पे है वहीं पे रह जाता है, लेकिन
अगर हमने रिवर्स करंट को फ्लो नहीं करवाया, अगर रिवर्स डायरेक्शन में कुछ देर के लिए कंडक्ट एससीआर को नहीं करवाया, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स हैं वो अपने अपने लेयर्स पे वापस नहीं जाते हैं। और उसी वजह से जब सिर्फ एनोड करंट को ज़ीरो करके अगर हमने जो है कुछ देर एससीआर को एज इट इज़ छोड़ दिया और कुछ देर बाद वापस जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर पहले से मौजूद थे हर लेयर में, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन J2 के अक्रॉस को बनने ही नहीं देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा एससीआर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते ही तुरंत कंडक्ट करने लगता है। तो वही उसी एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर को हमें एक्चुअली में रिमूव करना होता है। ठीक है, तो जब हम T1 से करंट रिवर्स करंट को अप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स करंट पहले जो है इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। मैक्सिमम वैल्यू पर जिस टाइम पे पहुंचता है उसको हमने T2 कंसिडर कर लिया, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करके ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। जिस पॉइंट पे वो इस वैल्यू तक पहुंचता है उसको हम कहते हैं T3, और T3 के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद वो रिवर्स करंट वापस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। T1 से T3 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम, और T3 से T4 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं TGR, जिसको हम कहते हैं क्या, गेट रिकवरी टाइम। TRR प्लस TGR, रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है ऑफ टाइम, टर्न ऑफ टाइम, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TQ से। टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TQ से। तो TRR प्लस TGR इज इक्वल टू होता है हमारा टर्न ऑफ टाइम TQ। TRR क्या है, एक्चुअली TRR वो टाइम पीरियड है जहाँ पे जो हमारे SCR के आउटर लेयर्स होते हैं P और N, वहाँ से हमारा जो है एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर रिमूव होता है। जब एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर आउटर लेयर से जो है रिमूव होना शुरू होता है, यानी पहले करंट के अकॉर्डिंग वो किसी और डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे थे, ऑब्वियसली करंट रिवर्स कर देंगे तो अलग डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फ़्लो करना शुरू होते हैं, उस वजह से हमारा रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ होना शुरू होता है। जैसे जैसे रिवर्स और इंक्रीज़ होते होते अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। जैसे जैसे हमारे आउटर लेयर से एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर रिमूव होते जाते हैं, करंट हमारा डिक्रीज़ होता रहता है। जब तक हमारा रिवर्स करंट